हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर सेकंड क्लास ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो सर सबसे पहले तो आप ये बताइए मुझे कि जो हमने कल पढ़ा था वो कितने बच्चों ने रिवाइज किया घर जाके। इसका मेरे को आंसर आप या तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ या फिर मेरे को व्हाट्सएप करो, ठीक है सर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास तो देख लेते हैं लेकिन क्लास खत्म होने के बाद एक बार भी अपनी बुक उठा के नहीं देखते कि यार जो हमने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज तो कर लें। लेकिन मेरे को ये पता है कि अगर मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था तो उसमें से मैक्सिमम बच्चों ने रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि जो हमारा पढ़ाने का तरीका था वो इतना इंटरेस्टिंग था कि आपको ये सब्जेक्ट बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगा होगा, ठीक है ना। तो कल क्योंकि हमारी फर्स्ट लेक्चर था तो मैं आशा करता हूँ कि आपने एक बार जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े थे उसको गो थ्रू कर लिया होगा, और नहीं भी किया तो कोई बात नहीं सर, आज की क्लास के अंदर तो हम उसको रिवाइज करने ही वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सेकेंड क्लास विद रिवीजन ऑफ जो हमने कल पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, एक स्ट्रैटेजी और एक मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के आपके दो मतलब थे। सर कौन कौन से दो मतलब थे हमारे मैनेजमेंट के? पहला था कि वो एक कंपनी का की ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि इंचार्ज होते हैं उसके अफेयर्स के। एंड सेकंड, वो एक चीफ ऑर्गन होते हैं, यानी कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी बनाने में मदद करते हैं। प्लस वो इंटीग्रेट करते हैं कंपनी की डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज को, जो कि होती हैं एक मैन पावर, मटीरियल, टेक्नोलॉजी एंड मनी, ठीक है सर। एंड देन सेकंड डेफिनेशन आपकी मैनेजमेंट की थी कि वो एक सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं एंड प्रोसेसेस होते हैं जो कि मैनेजमेंट के द्वारा किए जाते हैं ताकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। फिर हमने पढ़ा था कि बिजनेस के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो बिजनेस के फंक्शंस थे आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोल। इसके अलावा भी मैनेजमेंट कुछ फंक्शंस करता है। सर वो क्या क्या थे? वो थे आपके सबसे पहला डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स, देन आपका मोबिलाइजेशन एंड एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर आपका एलोकेशन ऑफ टास्क एंड रिसोर्सेज, एंड एट लास्ट इंप्लीमेंटिंग द कंट्रोल सिस्टम, ठीक है सर। उसके बाद हमने पढ़ा कि सर स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन क्या थी। तो स्ट्रैटेजी की भी डेफिनेशन आपकी दो थी, एक जनरल स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन और एक बिजनेस स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन। तो जनरल स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने कि दैट इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट किस चीज का? लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है ये कि ऑर्गेनाइजेशन की डिजायर्ड इमेज क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या और इसकी डेस्टिनी क्या है। तो सर इट इज लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड इमेज, इट्स डायरेक्शन and destination. That is what it wants to be, what it wants to do, how it wants to do things and where it wants to go. Then second definition हमने पढ़ी, स्ट्रैटेजी होती है वो एक गेम प्लान होता है। किस चीज का गेम प्लान होता है? वो एक गेम प्लान होता है जो कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मार्केट पोजीशन अचीव करने के लिए यूज करते हैं, कंपनी के ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए यूज करते हैं, कस्टमर्स को सेटिस्फाई और एक्वायर करने के लिए यूज करते हैं, और अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ compete करने के लिए यूज करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान दैट मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस यूजेस टू टेक मार्केट पोजीशन, कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस, अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स, compete सक्सेसफुली एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हमने पढ़ा था कि आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स के मैनेजमेंट होती है। फर्स्ट मैनेजर्स होते हैं जो कि कॉर्पोरेट लेवल पे होते हैं, जैसे कि रिलायंस के अंदर मुकेश अंबानी सर हैं। देन सेकंड टाइप होता है आपका बिजनेस लेवल और डिवीजनल लेवल मैनेजर्स। वो कौन से थे सर? वो थे जैसे आपके टीसीएस के मालिक हो गए, रिलायंस रिटेल को ऑपरेट करने वाले हो गए, मालिक नहीं बोलूंगा, टीसीएस को जो टॉप से मैनेज करते हैं या रिलायंस रिटेल को जो मैनेज करते हैं उनको हम डिवीजनल या बिजनेस मैनेजर्स भी बोल सकते हैं। एंड एट लास्ट थे आपके फंक्शनल लेवल मैनेजर्स, जो कि थे आपके किसी स्पेसिफिक फंक्शन के मैनेजर, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन हेड मैनेजर, देन आपके मार्केट रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, इस टाइप से। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि एक स्ट्रैटेजी के की फीचर्स क्या क्या होते थे। तो पहला की फीचर हमने पढ़ा था दैट इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। क्या था सर? ये एक सब्स्टिट्यूट नहीं है फॉर साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, ठीक है सर। देन सेकेंड हमने पढ़ा था कि इट कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। ये कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, फ्लॉलेस नहीं हो सकता, ऑप्टिमल नहीं हो सकता। एंड सेकेंड, इट इज ऑलवेज 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 फ्लेक्सिबल एंड प्रेगमेटिक, ठीक है। तो ये हमेशा फ्लेक्सिबल एंड प्रेगमेटिक होता है। देन मैंने आपको बताया था कि आपके अगर एग्जाम्स में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की आपसे डेफिनेशन पूछे तो आपको ये वाली डेफिनेशन
लिखनी है, जो पीछे हमने पढ़ा था वो आपको नहीं लिखना। तो सर ये डेफिनेशन क्या थी? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था दैट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजीरियल प्रोसेस। ये किसी ऐसे वैसे लोगों का काम नहीं है, ये एक मैनेजीरियल प्रोसेस है ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन। जब स्ट्रैटेजिक विजन को आप डेवलप करते हो, देन सेकंड सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, आप ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हो, देन थर्ड क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी, देन implementation and evaluation of a strategy, and at last initiating the corrective adjustments that were deemed appropriate। ठीक है, तो 5 चीजें करनी होती है हमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। सबसे पहले हमने डेवलप किया एक स्ट्रैटेजिक विजन, देन सेट करे ऑब्जेक्टिव्स, देन क्राफ्ट करी स्ट्रैटेजी, देन इंप्लीमेंट करी और इवेल्युएट करी स्ट्रैटेजी को, और जब इवेल्युएशन हो गई तो हमने इनिशिएट करे करेक्टिव एडजस्टमेंट्स जो हमें ठीक लगे करने। ठीक है सर, ये हो गई आपकी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन। फिर हमने पढ़ा था कि एक जो स्ट्रैटेजी होती है वो प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव होती है। ठीक है, प्रोएक्टिव का मतलब क्या था कि दैट स्ट्रैटेजी इज अ प्लान स्ट्रैटेजी, पी से प्रोएक्टिव, पी से प्लान। एंड उसके बाद आपका रिएक्टिव स्ट्रैटेजी का क्या मतलब था? दैट इट इज एन अडेप्टिव रिएक्शन टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो पी से प्लान एंड आर से रिएक्टिव। ठीक है ना, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी है तो रिएक्टिव, तो इट इज एन अडेप्टिव रिएक्शन टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। फिर हमने पढ़ा था कि प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी होती है जो कि प्रोएक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं मैनेजर्स के द्वारा सो दैट टू इंप्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो रिएक्टिव स्ट्रैटेजी होती है वो रिएक्शंस होते हैं टू द अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस इन द डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है सर, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि थे स्ट्रैटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव डिस्कस, जो हमने ऊपर पढ़ा आपको वही डिस्कस करना था। देन सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते थे कि आपको बोला जाता था कि आप किसी कंपनी की प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी बनाओ, तो उसके अंदर आपको क्या करना होता था? प्रोएक्टिव के लिए आप बोलते थे कि आप कस्टमर के प्रेफरेंसेस को एक बार समझ लो, कस्टमर जो मार्केट डिमांड कर रहा है उसको आप समझ लो, इन्वेस्ट करो मार्केट रिसर्च के ऊपर। तो इस हिसाब से आप अपनी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बना सकते हो। और रिएक्टिव के लिए जैसे जैसे आपके कॉम्पिटिटर्स कुछ मार्केट में नया ऑनलाइन अगर लेके आ रहे हैं तो आप भी अपनी ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च कर दो, और जो भी वो कर रहे हैं आप अपनी रिएक्टिव स्ट्रैटेजी उनके साथ फॉलो करो। देन आपका मैंने जो आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया था वो था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको इस पिक्चर की मदद से कम 5 से 7 पॉइंट्स याद करवाए थे। कौन कौन से थे सर वो? सबसे पहला हमने जंगल सफारी करने की सोची। जब जंगल सफारी करने की सोची तो हमने एक गाइड को हायर किया। गाइड से क्या था सर आपका? टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको आपकी कंपनी को गाइड करता है सक्सेसफुली। देन गाइड ने आपको क्या एडवाइस दिया था कि अगर आपको डायरेक्शन ढंग से देखनी है तो अपने बैग में कंपास, टॉर्च वगैरह अच्छे से रख लो। ठीक है, तो इसका क्या था कि जब अगर आपको डायरेक्शन ढंग से देखनी है, गाइड ने आपको बोला कि अगर आपको डायरेक्शन ढंग से देखनी है तो उसके अंदर कंपास, उसके अंदर टॉर्च वगैरह अपने बैग में अच्छे से रख लो। तो डायरेक्शन से क्या था कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गिव्स द डायरेक्शन टू द कंपनी टू गो अहेड। देन उसके बाद आपसे मैंने बोला था कि आप जब जंगल के अंदर गए तो आपको शेर दिखा, और जैसे ही आपको शेर दिखा आपने अपना रास्ता बदल लिया। आपको शेर क्यों दिख पाया? क्योंकि आपने प्रोएक्टिवली पहले से ही टॉर्च वगैरह अपने बैग में रखी थी और आपने दूर से ही देख लिया कि शेर आपकी तरफ आ रहा है, तो आपने रिएक्ट किया और आपने अपना रास्ता बदल लिया। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू बी प्रोएक्टिव रेदर देन रिएक्टिव। देन उसके बाद था आपका कि आपको भूख लगी थी जंगल में, तो आपने ऐसा ही गाइड हायर किया था जिसकी कोर कॉम्पिटेंसी थी कि वो बहुत अच्छा खाना बनाता था आपके जंगल के अंदर। तो जो कोर कॉम्पिटेंसी थी उससे आपका क्या था कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू बिल्ड अ कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज टू द कंपनी दैट हेल्प्स द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ठीक है सर, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आप थक गए तो आपने एक कैसल ढूंढा। ठीक है, आपने एक कैसल ढूंढा जहां पे आप आराम से अपना रात बिता सकें। तो आपने अपने चारों तरफ क्या क्रिएट किया था? एक कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट किया था। ऐसी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी आपकी कंपनी के चारों तरफ एक कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर देती है सो दैट यू कैन अवॉइड मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। उसके बाद जब आप सुबह उठे तो आपने बोला कि आपको किसी जंगल के जानवर ने अटैक नहीं किया, आपकी लाइफ बढ़ गई, आपकी लॉन्जिविटी बढ़ गई। तो ऐसे ही आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी हेल्प करता है आपकी एनहेंस करने में लॉन्जिविटी। ठीक है सर, ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको अच्छे से याद करवाए थे। आशा करता हूं कि आपको याद खो गए होंगे। अब आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो सर लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी आप उसी तरीके से पढ़ा हुए क्या जिस तरीके से आपने इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाया था? बिल्कुल भाई, जब हमने इंपॉर्टेंस इतने अच्छे तरीके से याद किया है तो लिमिटेशंस क्यों नहीं अच्छे तरीके से याद करेंगे।
तो देखो भाई, लिमिटेशन सिर्फ 4 हैं और इंपॉर्टेंस आपकी 7 से 8 थी। तो 4 लिमिटेशंस याद करना तो बहुत ही ईजी है, लेकिन इसके लिए भी मैंने आपको एक बहुत ही प्यारी और इंटरेस्टिंग आपको स्टोरी दी है। तो सबसे पहले हम स्टोरी समझते हैं क्या है, और उन्हीं स्टोरी में से मैं आपको 4 पॉइंट याद करवा दूंगा। तो सबसे पहले आप एज्यूम करिए कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपके मैनेजर ने आपको बोला कि भाई आज घर तू तभी जाएगा जब मेरे नेक्स्ट 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी बना के जाएगा। तो आप काफी टाइम से इस काम को टाल रहे थे, आप बोल रहे थे यार क्या ही बकवास काम है स्ट्रैटेजी बनाना, यार छोड़ो ना। लेकिन आपने बोला आज तो मेरे मैनेजर ने बोल दिया, तो आज तो मेरे को उस काम को करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप सुबह 10 बजे आपको काम मिला, आप रात के 10 बजे तक बैठे रहे, लेकिन आपकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी बन ही नहीं पाई। भाई बहुत मुश्किल है स्ट्रैटेजी बनाना, आसान काम नहीं है स्ट्रैटेजी बनाना। आपने सुबह से लेके रात के 10 बजा दिए, लेकिन आप अपनी स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं बना पाए। तो ये क्या हुआ, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हुआ, ठीक है ना। ऊपर आप वॉच देख रहे हो, सुबह के 10 से लेके रात के 10 बज गए, लेकिन आप अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना पाए। तो इसलिए स्ट्रैटेजी बनाने टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब यार आपको 12 घंटे हो गए काम करते हुए, अब आपने सोचा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, चल थोड़ी सी मैं नैप ले लेता हूँ, ताकि वो एक फ्रेश माइंड से आप अपना काम कर सकें। तो अब जैसे ऐसे करके सो रहे थे, आप एकदम खिड़की के पास सोए हुए थे, तो एकदम से यहाँ से ना ड्रैगन आया, एकदम से तेज बारिश होने लगी, कड़कती हुई बारिश होने लगी, और एकदम से यहाँ पे ड्रैगन आया, आपकी एकदम से आंख खुल गई, ठीक है, आप डर गए। आपने बोला भाई ये तो ऑफिस बहुत खतरनाक है, ये आज की जो बाहर का एनवायरनमेंट हो रहा है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही टर्बुलेंट एनवायरनमेंट है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो आपने फटाफट से जाके अपनी सीट बदल ली, ठीक है। आपको डर लगा कि आज जो एनवायरनमेंट भी है, एक तो मेरी वैसी फटी पड़ी है कि भाई इतना सारा काम मिला हुआ है, और आज का जो एनवायरनमेंट भी है वो भी बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट एनवायरनमेंट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट आ गया कि जो आपका एनवायरनमेंट था उस दिन का, वो भी हाईली कॉम्प्लेक्स और हाईली टर्बुलेंट था। देन फिर उसके बाद आपने सोचा यार मेरे से तो स्ट्रैटेजी नहीं बन रही, क्यों ना मैं एक आप जैसे सीए को हायर कर लूं एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। तो आपने नेट से नंबर निकाले सीए के, और आपने कॉल मिलाया और पूछा कि भाई मेरे को 3 महीने की स्ट्रैटेजी बनानी है, आप बताओ कि आप बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। तो उसने बोला सर बिल्कुल बना देंगे, क्यों नहीं बना पाएंगे। तो उसने बोला भाई कितने पैसे लगेंगे। तो बोलता सर 30 से 40 लाख रुपए तो देखो लगेंगे स्ट्रैटेजी बनाने में। भाई आपने बोला यार आपकी तो इतनी पूरे साल की सैलरी नहीं है जो 1 महीने के अंदर स्ट्रैटेजी बनाएगा और मेरे से 30 से 40 लाख रुपए ले जाएगा। तो भाई जो स्ट्रैटेजी बनाना है ना वो एक बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है उसके अंदर। तो ये नहीं है कि आपने 1-2 लाख रुपए देके अपनी स्ट्रैटेजी बना ली, भाई स्ट्रैटेजी बनाने के अंदर बहुत पैसा लगता है, ठीक है सर। चलो आपने बोला चल यार इसको 30-40 लाख रुपए दे देगी मेरी कंपनी, अच्छा खासा मुनाफा भी तो होगा ही ना, कम से कम 3-4 करोड़ रुपए तो कमा के देगा ही अपनी स्ट्रैटेजी से। तो इसने बोला उस स्ट्रैटेजिस्ट को कि कोई बात नहीं, हम आपको 30-40 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उससे हमें कम से कम 3 से 4 करोड़ का फायदा होना चाहिए, तभी हम आपको 30 से 40 लाख रुपए देंगे। तो वो बोलता भाई देखो पहली बात तो ये सुन लो कि मैं किसी भी चीज की ना गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कॉम्पिटेटिव रिस्पॉन्सेज। कल को भाई मुकेश अंबानी उठा के उन्होंने जियो लॉन्च किया था, कल को कुछ और लॉन्च कर दे, भाई मैं इस चीज की गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कॉम्पिटेटिव रिस्पॉन्सेज। तो भाई हमें नहीं पता ना कि आज हम जो स्ट्रेटेजी अपनाने जा रहे हैं वो कल को कॉम्पिटेटर उस पर क्या रिएक्ट करे, ठीक है। तो अगर कॉम्पिटिटर जैसा आज चल रहा है वो वैसा ही चलता रहा तो जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है वो 100% आपको 2 से 3 करोड़ रुपए बेनिफिट देके जाएगी। लेकिन अगर किसी कॉम्पिटिटर ने डिफरेंटली आपको रिस्पॉन्ड किया आपकी स्ट्रैटेजी पे तो मैं उस चीज की गारंटी नहीं ले सकता। तो आपने जो आपका वो बंदा था उसने बोला भाई इसके से तो हायर करना क्या ही करेंगे हम हायर करके, ये तो अभी गारंटी भी नहीं ले रहा कि 3-4 करोड़ रुपए हम कमा पाएंगे उस स्ट्रैटेजी से। तो उसने खुद ही पूरी रात बैठ के फिर वो स्ट्रैटेजी बनाई। तो भाई कुछ बच्चों को लग सकता है कि यार क्या बकवास स्टोरी सुनाई थी सर ने, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि स्टोरी से आपको एक एक पॉइंट अच्छे से याद तो हो गया होगा जो आपके 4 लिमिटेशंस थे। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि आपको सुबह से 10 से लेके रात के 10 बज गए, यानी कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है, जो स्ट्रैटेजी बनाने का प्रोसेस है, दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। देन सेकंड मैंने आपको क्या बोला कि आपकी जिस दिन आप स्ट्रैटेजी बनाने लगे उस दिन बाहर बहुत बारिश हो रही थी, आपकी जो विंडो थी उससे ड्रैगन निकल के आ रहा था, तो आपको लगा आज तो बहुत ही टर्बुलेंट और बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है। तो जो स्ट्रैटेजी होती है ना वो हम बनाते हैं एक हाईली कॉम्प्लेक्स एंड हाईली टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में। तो जरूरी नहीं है कि वो जो एनवायरनमेंट के हिसाब से हमने स्ट्रैटेजी बनाई वो वर्क करे, ठीक है। देन थर्ड चीज होती है कि जो स्ट्रैटेजी बनाने का प्रोसेस होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉस्टली प्रोसेस होता है, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स को हायर करने की डिमांड मांगता है।
एंड देन लास्ट, जो आपकी स्ट्रेटेजी होती है ना, वो 100% आपकी एक्यूरेट नहीं बन सकती, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटेटिव रिस्पॉन्सेज। ठीक है, आपके कॉम्पिटेटर आपकी स्ट्रेटेजी पे क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। कल को एयरटेल अपने 200 रुपए से 100 रुपए का कर दे अपना प्लान, ठीक है, तो भाई मुकेश अंबानी सर बोले कोई बात नहीं, तूने 100 रुपए किया ना, चलो भाई मेरे सारे ग्राहक फ्री में लो, सारा जियो, जो भी डेटा सब फ्री में, मैं 6 महीने तक फ्री दे रहा हूँ आपको। तो भाई हो सकता है कि जो एयरटेल ने सोचा था कि यार मेरे पास कंज्यूमर्स आएंगे, उसकी बजाय उसकी स्ट्रेटेजी से उसके सारे कंज्यूमर्स चले जाएं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिशन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज। ठीक है सर, चलिए अब एक बार पढ़ लेते हैं इन 4 लिमिटेशंस को डिटेल के अंदर। तो पहले क्या है, एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। ठीक है, हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट का मतलब होता है कि बहुत डिफिकल्ट है इसको समझना, ये कभी भी चेंज होती रहती है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली पढ़ना एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। और टर्बुलेंट का मतलब ये जो एलिमेंट्स है एनवायरनमेंट के अंदर, ये बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं। एक बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज भी होती हैं, आपके सप्लायर्स भी होते हैं, आपके कस्टमर्स भी होते हैं, आपकी खुद की लेबर भी होती है, आपकी खुद के जो कैश आपके पास पड़ा, आपकी रिसोर्सेज हैं, वो भी होता है। जब इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं किसी एनवायरनमेंट के अंदर, तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्टडी बन जाती है एनवायरनमेंट को पढ़ना। देन it is difficult to understand the complex environment and exactly pinpoint how it will shape up in future। तो यार आप नहीं बता सकते ना यार, कल को मोदी गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस आए आपके एनवायरनमेंट में, या कल को एक बहुत बड़ा सप्लायर बाहर से आ जाए इंडिया के अंदर, तो हो सकता है जो रॉ मटेरियल था जो बहुत महंगा मिल रहा था वो सस्ता हो जाए, या फिर कोई सस्ता रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए। तो आप नहीं बता सकते कि फ्यूचर के अंदर एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। देन the organizational estimate about its future shape may awfully go wrong and jeopardize all strategic plans। तो ये हो सकता है कि मैनेजमेंट ने जो सोचा है कि फ्यूचर में जो होगा वो एकदम से सब कुछ चेंज हो जाए, वैसा बिल्कुल भी ना हो जो उन्होंने सोचा था। The environment affects as the organization has to deal with suppliers, customers, governments and other external factors। तो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और वो सारे फैक्टर्स मिलकर एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। Thus, relying on business strategy blindly could go absolutely wrong if the environment is turbulent। तो जो हमने बिजनेस स्ट्रेटेजी पे अगर हम कंप्लीटली रिलाई करेंगे तो हो सकता है वो फ्यूचर के अंदर कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाए। ठीक है, तो पहला क्या था, एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, thus relying on a business strategy blindly could go absolutely wrong if the environment is turbulent। इतना लिखोगे आपको पूरा 1 नंबर इस पॉइंट का मिल जाएगा। देन सेकेंड पॉइंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बहुत टाइम लगता है स्ट्रेटेजी को बनाने में, बहुत प्रोफेशनल्स की मदद लेनी पड़ती है हमें स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपेयरिंग, कम्युनिकेटिंग द स्ट्रेटेजीज दैट मे इम्पीड डेली ऑपरेशंस एंड नेगेटिवली इम्पैक्ट द रूटीन बिजनेस। तो क्या होता है भाई, जब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में था ना, तो वहाँ पे क्या होता था कि हर मैनेजर जो है ना एक सुबह सुबह कॉल रखता था जिसमें वो बताता था कि हमारे पास इतने क्लाइंट्स हैं, हमें 2 हफ्ते के अंदर ये डिलीवरेबल करना है, 3 हफ्ते के अंदर ये डिलीवरेबल करना है। तो उससे हमारा डेली का सुबह का 1 घंटा जो है ना सिर्फ इसी डिस्कशन में चला जाता था कि हम ये टारगेट्स अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उससे हो क्या रहा था, हम स्ट्रैटेजी तो बना रहे थे अपनी फ्यूचर के लिए, लेकिन उससे डेली का सभी एम्प्लॉयज का 1-1 घंटा खराब हो रहा था। तो एक कॉस्टली और एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एक स्ट्रैटेजी बनाना, जो कि रूटीन बिजनेस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। देन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस है। क्यों कॉस्टली प्रोसेस है? क्योंकि इसके अंदर आपको मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। एक्सपर्ट स्ट्रैटेजिक प्लानर्स नीड टू बी एंगेज, एफर्ट्स आर मेड फॉर एनालिसिस ऑफ external and internal environments, and then in a competitive scenario where all organizations are trying to move strategically, it is difficult to clearly estimate the competitive responses to a firm strategy। तो भाई जब सारी ही ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रैटेजी बना के काम कर रही है तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है कि आप स्ट्रैटेजी बनाओ और आपकी कॉम्पिटिटर जो है कोई भी एक्शन ना ले, ये होना तो बहुत ही डिफिकल्ट है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज टू अ फर्म स्ट्रेटेजी, यानी कि जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई उससे कॉम्पिटिटर आपका क्या नई स्ट्रेटेजी लेके आता है, आपको कैसे परेशान करता है, वो आज बता पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होता है। ठीक है,
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सर आप पहले ये बताइए मुझे कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट का क्या मतलब होता है। तो अगेन स्ट्रैटेजिक इंटेंट दो वर्ड से मिलके बना है, एक स्ट्रैटेजी एंड एक इंटेंट। स्ट्रैटेजी हम पहले से ही समझ चुके हैं कि क्या होती है। अब स्ट्रैटेजी को बनाने के पीछे जो इंटेंशन होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट। ठीक है, आप भी सभी सीए कर रहे हैं, सब सीए जो बच्चे कर रहे हैं उन सबकी जो इंटेंशन होगी सीए करने की वो हो सकता है डिफरेंट हो। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यार सीए बनने के बाद हमें बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, हमारे साइन की वैल्यू होती है, हमारे रिश्तेदार हमसे बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, एक बच्चे का इंटेंशन हो सकता है कि मेरे को इसलिए सीए करनी है। एक दूसरा बच्चा सोच सकता है कि यार मेरे पापा की प्रैक्टिस है, मेरे को उनकी प्रैक्टिस आगे बढ़ानी है, उनकी लेगेसी आगे बढ़ानी है, तो इसलिए मेरा सीए करना ज़रूरी है। या कोई बच्चा हो सकता है उसको लगता हो कि यार सीए बनने के बाद बहुत पैसा है, मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ, मैं फॉरेन जा सकता हूँ सीए बनने के बाद, तो वो इसलिए सीए कर रहा हो। तो सबका सीए करने के पीछे जो इंटेंट है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका जो गोल है कि मेरे को सीए करनी है, वो सब जो उनका गोल है वो सबका एक ही है कि उनको सीए बनना है। ठीक है, तो इंटेंशन क्या काम कर रहा है उनका, इंटेंशन उनको एक ड्राइव कर रहा है उनको अपने गोल तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को अगर आपको करना है तो उसका जो इंटेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको मोटिवेट रखने के लिए कि जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं, उसका आंसर जो है आपको इंटेंशन देता है। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या कहता है। इट रेफर्स टू पर्पसेस फॉर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर और स्टैंड फॉर। तो ये इस चीज का आंसर देता है कि ऑर्गेनाइजेशन खड़ी क्यों है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर और स्टैंड्स फॉर। सीनियर मैनेजर्स मस्ट डिफाइन व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाई दे वांट टू डू। तो जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं ना, उनको हमेशा ये अपने एम्प्लॉयज़ के सामने, अपने इन्वेस्टर्स के सामने, अपने शेयर होल्डर्स के सामने ये अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू डू, एंड ये चीज़ वो क्यों करना चाहते हैं, व्हाई दे वांट टू डू। जैसे कि आप कभी भी देखोगे तो मुकेश अंबानी सर की जब भी स्पीच आती है तो वो बोलते हैं कि हम इंडिया के अंदर डेटा जो है सबसे रीजनेबल कॉस्ट में प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया को हम एक डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो उनका जो इंटेंशन होता है वो ये होता है कि हम इंडिया की प्रोग्रेस को आगे देखना चाहते हैं, तो इसलिए वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाई दे वांट टू डू जो होता है ना, वो हर सीनियर मैनेजर को सभी अपने आसपास के लोगों को बताना चाहिए। अब जो इसके अंदर व्हाई दे वांट टू डू है, जो इसके अंदर आपकी ये व्हाई दे वांट टू डू है, ये आपको डिस्क्राइब करता है कि कंपनी का स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या है। ठीक है, इट इज अ फिलोसफिकल बेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये एक फिलोसफिकल बेस होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, यानी कि एक तरह से उनका एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है किसी भी स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए। स्ट्रैटेजिक इंटेंट गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्स टू अटेन इन फ्यूचर। तो एक स्ट्रैटेजिक इंटेंट एक आइडिया दे देता है कि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर के अंदर क्या चीजें अटेन करना चाहती है। इट इंडिकेट्स द लॉन्ग टर्म पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्स टू क्रिएट। ये हमें बताता है कि फ्यूचर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन अपनी कैसी इमेज और कैसी मार्केट पोजीशन को अटेन करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी टाइम पे एप्पल एक छोटी सी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन जो स्टीव जॉब्स हैं उनका एक इंटेंट था कि मेरे को पूरे वर्ल्ड की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनी बननी है, सबसे बड़ी टेक कंपनी बनना है। तो जिसकी वजह से उन्होंने बहुत मेहनत करी और वो आज इस मुकाम तक पहुंच पाई कंपनी। तो जो इंटेंशन होती है, जैसे इलॉन मस्क का हम सब जानते हैं, उनकी एक इंटेंशन थी कि वो कुछ ना कुछ एक इलेक्ट्रिक कार्स की दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, बहुत अच्छी इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करना चाहते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने टेस्ला को बिल्ड किया। तो अब बात करते हैं सर, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट के सर एलिमेंट्स क्या है? सर एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है? सर एलिमेंट्स का मतलब है कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट के कुछ पार्ट्स हैं जिससे एक स्ट्रैटेजिक इंटेंट कंप्लीट होता है। ठीक है ना, आप एक स्ट्रैटेजिक इंटेंट को तो एज अ जनरल टर्म समझते हो जो अभी तक मैंने आपको समझाया, बट उसके कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं जिसको कंबाइन करके एक स्ट्रैटेजिक इंटेंट बनता है। तो वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो सर 4 एलिमेंट्स होते हैं उसके, सब मेरे साथ बोलेंगे। पहला एलिमेंट विजन, दूसरा मिशन, तीसरा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड फोर्थ वैल्यूज।
इन सबको आपने एक लेमन लैंग्वेज में, लेमन तरीके से सबको आपको पढ़ा होगा, कभी ना कभी सुना होगा कि सर विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होते हैं। बट यहाँ पे हम ये सब एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी में समझेंगे और अपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी के अंदर विजन क्या होता है। तो विजन क्या होता है सर कंपनी का? एक कंपनी का जब हम विजन की बात करते हैं ना, तो हमारा खुद ही जो है माइंड एकदम यू सोचने लग जाता है कि यार विजन क्या होगा मेरा, विजन क्या होगा मेरा। तो विजन एक होता है लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, यानी कि दूर की जब हम सोचते हैं तो उसका ब्लूप्रिंट, यानी कि कंपनी की फ्यूचर पोजीशन, वो क्या बनना चाहती है, आगे जाके वो क्या बनना चाहती है, उसका एक ब्लूप्रिंट होता है विजन। जैसे आपने जब प्लान किया कि मेरे को सीए बनना है, तो आपने सीए से आगे भी कुछ प्लान कर रखा होगा कि यार मेरे को अपनी प्रैक्टिस करनी है या मेरे को जॉब करनी है, लेकिन मैं आज से 10 साल के बाद मैं यहाँ अपने आप को देखता हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ देखता हूँ अपने आप को। ठीक है, तो वो आपकी विजन है। सिर्फ सीए बनना ही आपकी विजन नहीं हो सकती। आपको कितना पैसा कमाना है, आपको किसी कंपनी का हो सकता है सीएफओ, सीईओ या मालिक बनना हो, तो वो आपकी असली में विजन है। ठीक है, तो क्या बताता है? इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। इट डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड। तो ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर के अंदर कहां तक पहुंचना चाहती है। वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड। एक बार मेरे साथ दोबारा बोलेंगे, व्हाट इज विजन? विजन इज ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। इट डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपन मिशन के ऊपर। तो देखो, विजन तो मैंने आपको बताया कि आपकी दूर की सोच को डिस्क्राइब करता है, आपकी 10 साल की आगे की सोच को डिस्क्राइब करता है। एक ये जनरल टर्म हो गया कि यार मेरे को तो विजन मेरा ये है कि मैं कल को अंबानी को पीछे छोड़ दूं, मैं अडानी को पीछे छोड़ दूं। ठीक है ना, ये तो आपका एक जनरल विजन हो गया। बट मिशन क्या होता है कि वो आपको बताता है कि आप अभी क्या कर रहे हो, अभी आप व्हाट आर यू डूइंग नाउ। ठीक है ना, आपका अभी बिजनेस क्या है जिससे की वजह से आप अपना विजन को अचीव कर पाओगे। तो ये हमें बताता है, इट डेलिनिएट्स द फर्म्स बिजनेस, जो फर्म बिजनेस कर रही है उसके बारे में बताता है। इट्स गोल्स, उसके गोल्स के बारे में बताता है, और बताता है कि हम उस गोल्स को अचीव कैसे करेंगे। इट्स वेज टू अचीव द गोल्स। ठीक है, तो क्या बताता है सर मिशन? मिशन हमें बताता है कंपनी अभी किस बिजनेस में है, द फर्म्स बिजनेस, इट्स गोल्स, वो क्या क्या गोल्स अचीव करना चाहती है, एंड इट्स वेज टू अचीव दोज गोल्स। इट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म। ये हमें बताता है कि कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है, कंपनी किस धंधे के अंदर है, और अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, अपने शेयर होल्डर्स, अपने जो भी उसके आसपास के लोग हैं, उन सबको डिस्क्राइब करता है कि सर हम किस धंधे के अंदर हैं और हम कैसे अपना विजन अचीव कर लेंगे। ठीक है सर, चलिए अब आ जाते हैं अपन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। देखो, विजन एंड मिशन ये तो आपके कहीं ना कहीं एक एंड गोल्स हो गए। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे गोल वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं वो टर्म्स, लेकिन आप इनके बीच में डिफरेंस समझो। विजन आपने बोला कि मेरा 10 साल में क्या करना चाहिए, एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा है। मिशन आपको बता रहा है कि मैं अभी किस धंधे के अंदर हूं, मैं अभी क्या करता हूं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है एक मेजरमेंट के बेसिस हैं कि मान लीजिए आपने विजन सोचा कि मैं 4 से 5 साल के अंदर यहाँ पे पहुंचना चाहता हूं, तो गोल आपका होगा कि हर 2 साल के अंदर आपको यहाँ पे रीच करना ही है। और ऑब्जेक्टिव आपका एक टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स होगा कि हर 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर मेरे को ये अचीव करना है ताकि मैं अपना फ्यूचर में गोल को अचीव कर सकूं। ठीक है, तो क्या होता है सर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? दीज आर बेसिस ऑफ मेजरमेंट। गोल्स आर द एंड रिजल्ट दैट द ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट्स टू अचीव। कि भाई मेरा 2 साल का गोल है, आपका गोल होगा कि मेरे को सीए बनना है। ठीक है, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि मेरे को अभी इंटर क्लियर करना है, फिर मेरे को फाइनल क्लियर करना है, मेरे को इंटर में रैंक लानी है, मेरे को फाइनल में रैंक लानी है। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? दीज आर टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स हेल्प इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। तो ऑब्जेक्टिव आपके शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं और गोल्स आपके थोड़े से बड़े ड्यूरेशन के लिए होते हैं। देन आपके आ जाते हैं वैल्यूज। सर वैल्यूज क्या होता है? तो देखो यार, वैल्यूज आपको नाम से ही पता है कि एक डीप रूटेड प्रिंसिपल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को उसकी डिसीजन मेकिंग के अंदर हमेशा गाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कई बार सुना है कि टाटा को जितने ही बड़े से बड़ा काम करना हो, जितना ही बड़े से बड़ी उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी हो, वो कभी गवर्नमेंट को ब्राइब नहीं करेगा। ठीक है, अनलाइक अदर कंपनीज। तो ये बात हम जानते हैं कि टाटा की जो वैल्यूज है वो इस तरीके से है कि चाहे उसको करोड़ों का नुकसान हो जाए, लेकिन वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा अपनी कंपनी के अंदर। तो ये होता है एक वैल्यूज जो कि कंपनी के जो भी डिसीजंस लेते हैं उसके अंदर उनको गाइड करती है कि हमें ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए।
These are the deep-rooted principles which guides an organization's decisions and actions. They can never be compromised. चाहे आपका जितना मर्जी बड़ा नुकसान हो जाए, आपकी जो वैल्यूज है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। तो चलिए अब देखते हैं कि HDFC बैंक जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है और एप्पल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी है, उन दोनों की विजन और मिशन स्टेटमेंट क्या है। ठीक है सर, चलिए। तो HDFC बैंक की विजन स्टेटमेंट क्या है? बीइंग अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक, उसको इंडिया का वर्ल्ड क्लास बैंक बनना है, यानी कि सबसे बेहतर बैंक बनना है। इसकी मिशन स्टेटमेंट क्या है सर? इट हैज टू फोल्ड मिशन। फर्स्ट, टू बी द प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज फॉर टारगेट रिटेल एंड होलसेल कस्टमर सेगमेंट्स। तो पहला मिशन तो इसका ये है कि वो एक प्रेफर्ड प्रोवाइडर बनना चाहता है फॉर बैंकिंग सर्विसेज टू रिटेल एंड होलसेल कस्टमर सेगमेंट्स। एंड सेकंड है उसको हेल्दी ग्रोथ अचीव करनी है इन प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट विद द बैंक्स रिस्क एपेटाइट। तो देखो विजन कितनी एक छोटी सी स्टेटमेंट थी कि उसको वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक बनना है। इसके अंदर उसका सब कुछ कवर हो गया कि उसको टॉप में जाना है, उसको बहुत अच्छी सर्विसेज देनी है। एक तरह से जो भी एक बैंक अचीव करना चाहता है वो इस वर्ड के अंदर अचीव हो गया कि उसको एक वर्ल्ड क्लास बैंक बनना है, यानी कि जिसके अंदर सबसे अच्छी फैसिलिटीज हो, सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स हो। और मिशन स्टेटमेंट उसने थोड़ा बड़ा बनाया क्योंकि उसने स्पेसिफिकली बताया कि अभी हम फिलहाल किन चीजों पे टारगेट कर रहे हैं। पहली चीज वो चाहते हैं कि हम एक प्रेफर्ड प्रोवाइडर बने बैंकिंग सर्विसेज के लिए फॉर रिटेल एंड होलसेल कस्टमर्स। सेकेंडली वो एक हेल्दी ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं विद प्रॉफिटेबिलिटी एंड देयर रिस्क एपिटाइट, जो कि उनकी रिस्क एपिटाइट जितनी है उसी के हिसाब से वो ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक मिशन स्टेटमेंट है। अगर ये दोनों चीजें, विजन और मिशन स्टेटमेंट, कोई भी शेयर होल्डर या पोटेंशियल इन्वेस्टर पढ़ता है तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कंपनी सबसे नंबर 1 बैंक तो बनना ही चाहती है, लेकिन उसके लिए वो ऐसा नहीं है कि कोई भी रिस्क तक जाने के लिए तैयार है। वो अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ग्रो करेगी, प्लस उनका टारगेट है कि वो जितने भी कस्टमर्स को टारगेट करें वो उन्हीं को प्रेफर करें, ना कि दूसरे बैंक्स को प्रेफर करें। ठीक है सर, अब पढ़ते हैं एप्पल की विजन और मिशन स्टेटमेंट क्या है। तो एप्पल बोलता है, वी बिलीव दैट वी आर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड दैट्स नॉट चेंजिंग। सिंपल सी विजन स्टेटमेंट है कि वी आर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स। मतलब इतनी सिंपल टैगलाइन, और आपको कहीं ना कहीं ये एप्पल से मिलती जुलती लगेगी कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं कि वो ग्रेट प्रोडक्ट्स तो ऐसे ही बनाते हैं कि ऐसा लगे कि यार उनके जैसा बेहतर प्रोडक्ट किसी भी दूसरी कंपनी के पास है ही नहीं। उनके सारे प्रोडक्ट्स एकदम प्रीमियम होते हैं, कस्टमर सेंट्रिक होते हैं। सब प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि यार हर बंदे की एस्पिरेशन बन जाती है कि मेरे को एप्पल का प्रोडक्ट खरीदना है। उनकी मिशन स्टेटमेंट क्या है? टू ब्रिंग द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस। तो देखो ग्रेट प्रोडक्ट्स की क्या क्वालिटी हो सकती है? पहली कि जो यूजर एक्सपीरियंस हो वो बेस्ट हो। सेकेंडली वो इनोवेटिव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज के थ्रू अपने सारे कस्टमर्स को कैटर करते हैं। तो उनका जो मिशन स्टेटमेंट है वो क्लियर है कि वो अपनी विजन कैसे अचीव करेंगे, कैसे वो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगे कि पहले तो उनके प्रोडक्ट्स कस्टमर सेंट्रिक हो, एंड सेकेंडली वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के माध्यम से अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छा अट्रैक्ट करें और सेटिस्फाई करें। ये उनकी हो गई मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो मिशन होता है जो बताता है कंपनी अभी करंटली क्या कर रही है, किन चीजों पे फोकस है, क्या उसका बिजनेस है। और विजन स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी क्या एस्पायर करती है बनना, आने वाले 10 सालों के अंदर कंपनी कहां पहुंचना चाहती है। ठीक है सर, चलिए अब बात करते हैं डिटेल के अंदर कि विजन स्टेटमेंट अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है, प्लस विजन असली में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, इट डिपिक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशंस एस्पिरेशंस, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी फ्यूचर में बनना चाहती है, जैसे कि आप लोग अंबानी अडानी को फ्यूचर में पीछे छोड़ना चाहते हो, इंडिया का नंबर 1 जो रिचेस्ट आदमी है वो बनना चाहते हो, तो ये आपकी एस्पिरेशन है, ये आपकी विजन है। सेकेंडली इट आंसर्स वेयर वी आर टू गो। अभी हमने ऊपर पढ़ा था वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड, उसी का ही आप सेकंड एक तरह से आप उसको ये भी कह सकते हो वेयर वी आर टू गो, हम कहां जाना चाहते हैं या हम कहां लैंड करना चाहते हैं इन फ्यूचर, वो आपको विजन बताता है। देन
इट इज अ रोड मैप ऑफ अ कंपनीज फ्यूचर प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक्स अबाउट टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर फोकस। तो एक रोड मैप है कंपनी के फ्यूचर के लिए। रोड मैप मतलब कंपनी को डायरेक्शन दिखाता है, उसका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, प्लस कुछ चीजें बताते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीजें बताता है। वो क्या है कि कंपनी के पास टेक्नोलॉजी और कंपनी का किन कस्टमर्स के साथ फोकस है। देन सेकंड, कंपनी कौन से ज्योग्राफिक और प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को परस्यू करेगी, कौन से, जैसे एप्पल है अब इंडिया पे फोकस करेगी, या हो सकता है बांग्लादेश पे फोकस करे, या हो सकता है अदर कंट्रीज पे फोकस करे, और कौन सी प्रोडक्ट मार्केट्स को वो कैटर करेगी। देन द कैपेबिलिटीज इट प्लान्स टू डेवलप, यानी कि कंपनी कौन कौन सी कैपेबिलिटी ट्राई कर रही है कि वो आने वाले टाइम के अंदर वो डेवलप करेगी। हो सकता है एप्पल जो एक नई प्रोडक्शन यूनिट लगा रही हो इंडिया के अंदर या किसी और देश के अंदर, जहां पे उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सस्ती आ सके, या हो सकता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी और देशों के अंदर ब्रांचेस खोल रही हो और देशों के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लगा रही हो ताकि उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ सके। एंड द काइंड ऑफ कंपनी दैट मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट, कि भाई कंपनी किस तरीके की बनना चाहती है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट में ही रहना चाहती है, या आने वाले टाइम के अंदर वो अफोर्डेबल सेगमेंट के भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहती है। ये भी एक विजन स्टेटमेंट उसको बताता है। ठीक है, तो क्या होता है सर विजन? इट इज अ रोड मैप ऑफ अ कंपनीज फ्यूचर प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक्स अबाउट टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर फोकस, geographic and product markets to be pursued, the kind of company it wants to become and the capabilities it plans to develop। ठीक है सर, ये आपकी हो गई विजन स्टेटमेंट, जो आपको एग्जाम में ये डेफिनेशन लिखनी है। तो आप एग्जाम के अंदर ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे, प्लस आप ये भी लिखेंगे इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। ठीक है सर, चलिए अब आ जाते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन। एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन का क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि एक आपको कंपनी का विजन बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, कुछ एसेंशियल चीजों की जरूरत होती है कंपनी के अंदर, अगर उसको एक अच्छा विजन बनाना है। तो वो आपके पास 4 पॉइंट्स हैं। ये आपको 4 पॉइंट्स एज इट इज अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो लिखने हैं। तो एक एक करके पहले समझते हैं कि ये 4 पॉइंट्स आपको क्या कहते हैं, और फिर इन चारों पॉइंट्स को अपनी इस इमेज के जरिए अच्छे से याद भी करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? The entrepreneurial challenge in developing a strategic vision is to think creatively about how to prepare a company for the future। तो सबसे पहला एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज, यानी कि जो बिजनेस करते हैं उनका चैलेंज ये होता है विजन बनाने के लिए कि उनको क्रिएटिवली सोचना पड़ता है कि कंपनी को हमें फ्यूचर में कहाँ लेके जाना है। ठीक है ना यार, कोई इजी काम नहीं है विजन बनाना। एक कंपनी का विजन बनाने का मतलब है कि हम आज यहाँ पे बैठ के सोच रहे हैं कि हमें अगले 10 साल के लिए क्या तैयारी करनी है। आजकल बहुत सारी कंपनीज जो है वो सोलर पावर के अंदर आ गई हैं, बहुत सारी कंपनी सोलर पैनल्स बना रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनीज ने आज ही बनाना शुरू कर दिया था, उनको 10 साल पहले उनको लगने लग गया था कि आने वाले टाइम के अंदर ग्रीन एनर्जी की जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, सोलर पैनल्स की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो उन्होंने 10 साल पहले सोच लिया था कि हमें इस सेक्टर के अंदर रूल करना है, इस सेक्टर के अंदर हमें एंटर करना है, तब जाके आज उन कंपनीज का नाम हो पाया है। ठीक है, तो विजन बनाना कोई आसान काम नहीं है, इट्स एन एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज कि हमें क्रिएटिवली थिंक करना पड़ता है कि कंपनी की फ्यूचर पोजीशन क्या होगी। तो द एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज इन डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन इज टू थिंक क्रिएटिवली अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अ कंपनी फॉर द फ्यूचर। Then second point, forming a strategic vision is an exercise in intelligent entrepreneurship। तो जो हम एक विजन बनाते हैं, अगर कोई इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर है तो वो तो अपनी कंपनी के अंदर पहले साल के अंदर ही उसका विजन डिसाइड कर देगा और बता देगा सबको कि भाई हमारा विजन ये है, हमें 10 साल के अंदर यहाँ पहुंचना है। आपने इलॉन मस्क का एक फेमस उनकी जो बात है वो सुनी होगी कि यार जो लोग 10 साल में करते हैं वो मैं ट्राई करता हूं कि मैं 1 साल के अंदर अचीव कर लूं, और अगर नहीं भी होता तो मैक्सिमम वो 2 या 3 सालों में अचीव हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो मेरे 10 साल लगने थे उस चीज को अचीव करने में, वो मैं 3 सालों के अंदर अचीव कर लेता हूं। तो जो उसका विजन है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो पहले से ही अपने सभी एम्प्लॉयज को, जिनको भी वो हायर करता है, अपनी टॉप मैनेजमेंट को वो बता देता है कि भाई मेरे को ये अचीव करना है, मेरे को अगर मार्स पे ये अपनी स्पेसशिप भेजनी है तो ये मेरे को इसी साल भेजनी है, इसके अंदर मैं वेट नहीं करूंगा। तो मेकिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन इज एन एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। देन
A well articulated strategic vision creates enthusiasm among the members of the organization. भाई अब ये देखो, आज जोमेटो जब कंपनी थी, जब वो छोटी सी कंपनी थी, उसने जो भी नए लोगों को उसने हायर किया, उन सबको उसने ईसॉप्स दिए। मान लीजिए 1-1 करोड़ 50+ लाख रुपए के ईसॉप्स दिए होंगे उस टाइम की वैल्यूएशन के हिसाब से, और उसने अपना विजन एकदम अच्छे से वेल आर्टिकुलेटेड तरीके से अच्छे से बता दिया अपने एम्प्लॉयज को कि भाई हमें फ्यूचर के अंदर 1 लाख करोड़ की कंपनी बनना है। बाय एनी चांस हम जितनी मेहनत करें, हमें 10 सालों के अंदर तो इसको 1 लाख करोड़ की कंपनी बनाना ही बनाना है। तो हो सकता है उस टाइम पे उन एम्प्लॉयज को 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे ईसॉप्स मिले हो, तो उनको भी एक विजन मिला कि अगर 10 साल हम इस कंपनी के अंदर मेहनत करते हैं तो हमारे पैसे भी 10 गुना हो जाएंगे, 1 करोड़ के 10 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो क्या हुआ उस चीज से, अगर एक वेल आर्टिकुलेटेड विजन होता है तो वो कंपनी के एम्प्लॉयज के अंदर, कंपनी के मेंबर्स के अंदर एक एंथुजियाज्म क्रिएट कर देता है कि भाई वो और अच्छे काम करें ताकि कंपनी का विजन जल्दी से जल्दी अचीव हो सके। अ वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन creates enthusiasm among the members of the organization. And at last, the best worded vision statement clearly illuminates the direction in which organization is headed. जो बेस्ट वर्डेड विजन होता है, यानी कि अच्छे से लिखा हुआ विजन होता है, वो कंपनी की डायरेक्शन भी बताता है कि कंपनी को किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। जैसे कि अब जोमेटो का अगर विजन होता कि भाई हमें सबसे बड़ी फूड कंपनी बनना है, और आज की डेट में वो है भी, अपनी अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो जो 10 साल पहले है उसने अगर ये अपना विजन बनाया था, तभी वो आज इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर पाई और वो नंबर 1 कंपनी बन पाई। तो जो बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट होता है वो क्लियरली इल्यूमिनेट कर देता है डायरेक्शन कंपनी की इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड। तो आपके सर मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताए। इसके जो कीवर्ड्स हैं, वो पहले पॉइंट का क्या कीवर्ड है, थिंक क्रिएटिवली। आपको एक एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज होता है कि एक विजन बनाने के लिए हमें क्रिएटिवली सोचना पड़ता है, कंपनी की फ्यूचर पोजीशन को एस्टिमेट करना पड़ता है, कंपनी का फ्यूचर हमें एस्टिमेट करना पड़ता है। देन सेकंड, इट इज एन एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो भी इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर होगा, जैसे कि इलॉन मस्क, वो ये अपने फर्स्ट ईयर में क्लियर कर देगा कि मेरा स्ट्रेटेजिक विजन क्या है। देन अ वेल आर्टिकुलेटेड विजन बूस्ट द मोरल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अब अगर अच्छे से आप अपने एम्प्लॉयज को बताओगे जैसे जोमेटो ने बताया था, तो भाई वो उसी डायरेक्शन में काम करेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे और आपका विजन जल्दी अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। और जो बेस्ट वर्डेड आपका विजन स्टेटमेंट होता है वो कंपनी को डायरेक्शन देने में हेल्प करता है कि आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है। जैसे जोमेटो का विजन होगा कि हमें सबसे बड़ी फूड कंपनी बनना है, तो आज की डेट में वो बन भी गई क्योंकि उसका बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट था। ठीक है सर, चलिए, तो ये आपको 4 पॉइंट्स याद करने अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए अब बात करते हैं सर, व्हाट इज अ मिशन। मैं आपको ऊपर समझा तो चुका हूं कि मिशन बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है। इट आंसर्स टू द बेसिक क्वेश्चन व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट बिजनेस वी डू। हम किस बिजनेस में हैं और हम क्या कर रहे हैं, इस चीज का आंसर जो है हमें मिशन देता है। देन इट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। ये हमें बताता है हम हैं क्यों मार्केट के अंदर। HDFC बैंक क्यों है मार्केट के अंदर, क्योंकि वो एक प्रेफर्ड बैंक बनना चाहता है फॉर रिटेल एंड होलसेल कस्टमर्स। वो चाहता है कि मैं हेल्दी ग्रोथ करूं विद माय रिस्क एपेटाइट। एप्पल क्यों है मार्केट के अंदर, क्योंकि वो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर लॉन्च करना चाहता है जिसका यूजर एक्सपीरियंस बेस्ट हो। इट डिजाइन टू हेल्प पोटेंशियल शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द कंपनी। तो जो मिशन स्टेटमेंट होता है ना, वो हेल्प करता है कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है, यानी कि जो हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, यानी कि जो हमारी कंपनी में पैसा लगा चुके हैं, उनको पता चले कि हमारी कंपनी करती क्या है। देन डिफाइंस द प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, एक्टिविटीज, कस्टमर फोकस एंड रोल इन द सोसाइटी। तो ये 4 चीजें डिफाइन करता है। पहली चीज कि हमारी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज क्या है। सेकेंड चीज, हम किन कस्टमर्स पे अपना फोकस कर रहे हैं। देन एक्टिविटीज, हम कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं, एंड हमारा रोल क्या है सोसाइटी के अंदर। जैसे कि आपके एप्पल का रोल क्या है सोसाइटी के अंदर, इनोवेशन लाना। बहुत ज्यादा R&D पे वो स्पेंड करता है ताकि वो हर साल कुछ ना कुछ इनोवेशन ला सके अपनी टेक इंडस्ट्री के अंदर। वो कौन से कस्टमर्स को फोकस करता है, वो उसका प्रोडक्ट प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो कहीं ना कहीं हाई रेंज वाले जो कस्टमर्स है जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको वो कैटर करता है। वो एक्टिविटीज कौन कौन सी करता है, वो प्रोडक्ट कंपनी भी है, वो एक टेक कंपनी भी है, जो कि क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर भी खुद का, उसका हार्डवेयर भी खुद का है।
और वो आपको अपनी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज भी बताता है आपका मिशन स्टेटमेंट। देन states what customers it serves and what need it satisfies and what type of product it offers। तो सर मिशन स्टेटमेंट आपको क्या बताता है कि what type of a customers you serve, देन वो बताता है आपको what need it satisfies and what type of product it offers। ठीक है, तीन चीजें आपको मिशन स्टेटमेंट बताता है। what type of customers it serves, यानी कि एप्पल किस टाइप के कस्टमर्स को सर्व कर रहा है। सेकंड, what type of product it offers, एप्पल किस टाइप के प्रोडक्ट को ऑफर कर रहा है। एंड What need it satisfied, एप्पल कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई करने में लगा हुआ है। ठीक है, देन इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू सेट इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी, बिजनेस एम्फेसिस एंड पाथ फॉर डेवलपमेंट। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो एक अपनी स्पेशल आइडेंटिटी बना सके, एक बिजनेस एम्फेसिस मतलब यानी कि अपने बिजनेस पे एम्फेसाइज कर सकते हैं, अपने बिजनेस पे ध्यान दे सके, एंड उसको एक मिशन स्टेटमेंट हेल्प करते हैं कि उसको एक पाथ दे पाए डेवलपमेंट के लिए, वो जिस पाथ पे चल के और ज्यादा बेहतर कंपनी बन सके। देन मिशन इज ग्रैंड डिजाइन ऑफ द फर्म्स फ्यूचर। तो विजन स्टेटमेंट क्या होता है? विजन स्टेटमेंट ग्रैंड डिजाइन नहीं होता, वो तो एक ब्लूप्रिंट होता है अपनी कंपनी की फ्यूचर पोजीशन का। बट जो मिशन स्टेटमेंट होता है वो एक ग्रैंड डिजाइन होता है, बहुत डिटेल्ड डिजाइन होता है कंपनी की फ्यूचर पोजीशन का। ठीक है सर, चलिए अब कुछ फर्स्ट स्टेप्स होते हैं बिजनेस के अंदर। जब बिजनेस शुरू होता है तो कुछ सवाल एक बिजनेस को और जो भी उसके प्रमोटर्स हैं जिन्होंने भी वो बिजनेस शुरू किया है, वो कुछ सवाल उनको आपसी में एक दूसरे से पूछ लेने चाहिए ताकि उनका फ्यूचर का जो गोल है वो क्लियर हो सके, फ्यूचर का पाथ उनका क्लियर हो सके। ऐसे सवाल कौन से हैं? एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझने के पर्सपेक्टिव से कि कोई भी नया बिजनेस अगर शुरू करे तो उसको किन क्वेश्चंस को क्लैरिटी अपने माइंड में रख लेनी चाहिए। तो पहला तो उसका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट इज आवर मिशन, हमारा मिशन क्या है। अगेन कि हम फ्यूचर के अंदर क्या करना चाहते हैं और अभी हम उस चीज को क्या करके अपनी फ्यूचर की जो हमारा गोल है उसको अचीव करेंगे। देन व्हाट इज आवर अल्टीमेट पर्पस, यानी कि हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है इस कंपनी को बनाने का, इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का। देन व्हाट डू वी वांट टू बिकम, हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या एक टेक कंपनी बनना चाहते हैं, हम एक प्रोडक्ट कंपनी बनना चाहते हैं, या फिर हम एक सर्विस कंपनी बनना चाहते हैं। तो ये हमारा पर्पस क्या है कंपनी का, तो वो हमें पता चलना चाहिए हम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ डू वी सीक, हम किस टाइप की ग्रोथ को सोच रहे हैं कि हमारी होगी। एक हो सकता है कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ सोच रहे हो कि हम ज्यादा बर्न नहीं करेंगे, हमें साल की 20 से 30% ग्रोथ चाहिए। और एक जेप्टो जैसी नई स्टार्टअप जैसी कंपनी हो सकती है जो कहे कि हमें बर्न जितना मर्जी करना पड़े बट हमें 100, 200 या 300% ग्रोथ चाहिए हर साल। देन व्हाट बिजनेस आर वी इन, यानी कि हम कौन से बिजनेस के अंदर हैं अभी इस वक्त। whom डू वी इंटेंड टू सर्व, हमें पता होना चाहिए कि हमारा कस्टमर कौन सा है। जैसे एप्पल को पता है कि हमारा प्रीमियम कस्टमर है, जेप्टो को पता है कि हमारे अर्बन सिटीज के अंदर जो है कस्टमर्स ज्यादा होंगे। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम किसको सर्व कर रहे हैं। एंड इन व्हाट बिजनेस वी वुड लाइक टू बी इन द फ्यूचर, हम कौन से बिजनेस में रहना चाहते हैं फ्यूचर में। जैसे पेटीएम है, वो एक पहले पेमेंट्स का बिजनेस करता था, फिर धीरे धीरे वो पेमेंट्स बैंक बना, देन उसने ई कॉमर्स भी शुरू कर दिया, फिर उसने और टिकट्स भी बुक करना शुरू कर दिया, जैसे एयरप्लेन की टिकट, होटल बुकिंग। तो वो धीरे धीरे करके बहुत सारे बिजनेसेस में आ गया। जब उसका लॉसेस बढ़े तो उसने डिसाइड किया कि यार हमें तो सिर्फ पेमेंट्स बिजनेस के अंदर ही रहना है। तो धीरे धीरे करके उसने अपना ई कॉमर्स वाला बिजनेस शट डाउन कर दिया, अपनी जो उसकी डिस्ट्रिक्ट ऐप थी उसको उसको सेल कर दिया जोमेटो को। तो उसने डिसाइड किया कि मेरे को फ्यूचर के अंदर अब किस बिजनेस के अंदर रहना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जब आप कोई भी बिजनेस शुरू करो तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होने चाहिए ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि हमें बिजनेस के अंदर किन चीजों को हाँ बोलना है और किन चीजों को हमें मना करना है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस शुड हैव अ मिशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास उसका मिशन होना क्यों जरूरी है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने मन में सोचें कि एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो उसके मिशन होने की वजह क्या क्या हो सकती है। तो पहली वजह तो जो मेरे दिमाग में आता है, एक यूनानिमस पर्पस दे देता है ये सभी एम्प्लॉयज के लिए कि भाई ये हमारा मिशन है, हमें इसी डायरेक्शन में काम करना है। ठीक है, देन सेकंड मेरे दिमाग में आता है कि अगर हमारा मिशन होगा कि मान लीजिए कि हमें इस साल जो है कम से कम 1 लाख कस्टमर्स को एक्वायर करना ही करना है। ठीक है,
तो हम क्या सोचेंगे कि यार 1 लाख कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए हमें कितने पैसे लगेंगे, ठीक है। तो जब हम ये सोचेंगे तो हमें एक बेस मिल गया, एक स्टैंडर्ड मिल गया कि हम अपनी रिसोर्सेज को एलोकेट कर सके अपने मिशन के ऊपर। तो ये हमें एक बेस दे देता है कि हम अपनी रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें। सेकेंड, ये हमें मोटिवेट भी करता है कि जो मेरे मार्केटिंग इंजीनियर्स, जो मेरे इंजीनियर्स हैं, जो मेरी मार्केटिंग टीम है, अगर वो खाली बैठी हुई है तो उनको एक मोटिवेशन फैक्टर देता है कि हम अपनी रिसोर्सेज को यूज करके, अपने एम्प्लॉयज को, अपने पैसे को यूज करके अपना मिशन अचीव कर सके। तो इट गिव्स अस द मोटिवेशन टू यूज आवर रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो एक लेमैन भी सोच सकता है जब वो सोचे कि किसी भी कंपनी का मिशन क्यों जरूरी है। एक बार पहले पढ़ते हैं, फिर इस पिक्चर की मदद से अपन एक एक मिशन का पॉइंट अच्छे से याद करेंगे कि क्यों कंपनी के पास मिशन जरूरी है। तो पहला, टू एंश्योर द यूनैनिमिटी ऑफ द पर्पस विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन। यूनैनिमिटी ऑफ द पर्पस का मतलब कि सबको लगना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही पर्पस है। जैसे हो सकता है HDFC बैंक है, उन सब, आप कभी भी किसी HDFC बैंक की ब्रांच में जाइए तो वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज होंगे वो आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, वो आपको टी कॉफ़ी कुछ ना कुछ पूछेंगे और आपकी मदद करेंगे कि आपको जिस भी चीज़ की आप काम से गए हो वो आपको जल्दी से जल्दी हल करके दें। तो ये ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उनका एक यूनैनिमस पर्पस है उन सभी एम्प्लॉयज़ का कि हमें अपने HDFC बैंक के कस्टमर्स को बहुत अच्छे से अच्छी सर्विस देनी है। तो एक यूनैनिमस ऑफ पर्पस से हमें ये हेल्प करता है कि मिशन एक यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस देता है हमें एक कंपनी के अंदर। देन, टू डेवलप अ बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। तो अगर किसी कंपनी का कोई मिशन होगा तभी वो उस मिशन के अंदर कितनी रिसोर्सेज लगेगी ये पता लगा पाएगी, तभी वो एक जो मिशन है इस कंपनी का, जैसे मान लीजिए अब जेप्टो का मिशन है कि मेरे को नेक्स्ट ईयर 200% ग्रोथ करनी है अपनी सेल्स के अंदर, तो जो उसकी रिसोर्सेज हैं वो उसी हिसाब से एलोकेट करेगा अपने मिशन की तरफ कि भाई इतने कस्टमर्स को और लाने के लिए मेरे को इतने डार्क स्टोर्स और खोलने पड़ेंगे, मेरे को इतनी मार्केटिंग पे और स्पेंड करना पड़ेगा ताकि वो इतने कस्टमर्स को और ला सके अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने ऐप के ऊपर। तो एक ये बेसिस दे देता है, स्टैंडर्ड दे देता है कि हम इस बेसिस के ऊपर अपनी रिसोर्सेज को एलोकेट करें। देन इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज। तो भाई अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं और उसका मिशन ही नहीं है कोई भी, वो कह रहा है कि भाई हमारी कंपनी में जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे, हर साल कैश आ जाता है और वो हम एज इट इज़ उसकी FD करवा देते हैं। तो जब उस कंपनी का मिशन ही नहीं होगा ना कोई, तो उनकी कोई मोटिवेशन ही नहीं होगा कि जब इतनी कैश आ रहा है हम उसको कहीं पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। अब रिलायंस है, उसका हमेशा एक मिशन रहता है कि हम जिस भी सेक्टर में जाएं उस सेक्टर में रूल करें। तो उसके पास इतना मोटा कैश आ रहा था अपने पेट्रोलियम बिजनेस से, तो उसने धीरे धीरे करके अपने आप को रिटेल में इन्वेस्ट किया अपनी बिजनेस को। देन उसने जियो लॉन्च किया ताकि उसका जो मिशन है कंपनी का कि हम डिफरेंट सेक्टर्स में जाके अपने आप को एक्सपैंड करें, इंडिया को एक डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ ले जा पाए, उसमें वो मदद कर सके। तो इसीलिए जो मिशन होता है वो एक मोटिवेशन फैक्टर भी होता है कि जो आपकी रिसोर्सेज पड़ी है आप उनको अच्छे से यूज कर पाओ। तो इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। देन टू एस्टैब्लिश अ जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। तो भाई एक मिशन जो होता है ना, एक जनरल टोन या एक ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट सेट कर देता है। जैसे कि जिस कंपनी का मिशन है कि हमें ग्रेट प्रोडक्ट्स ही बनाने हैं, तो जो उस कंपनी के इंजीनियर्स होंगे वो कभी भी ऐसा ट्राई नहीं करेंगे कि हम एकदम थोड़ा सा मतलब चलता फिरता सा कोई R&D करके अपने CEO को, अपने CFO को दिखा दें कि सर ये हमने प्रोडक्ट बनाया है, इसको आप अप्रूव कर दो। उनकी भी हमेशा इच्छा यही रहेगी कि हम जब अपने से बेस्ट प्रोडक्ट बनाएं तभी हम आगे अप्रूवल के लिए इसको भेजें। तो एक ये ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट और एक ये जनरल टोन सेट कर देता है आपका मिशन। देन इट सर्व्स एज अ फोकल पॉइंट फॉर दोज हु कैन आइडेंटिफाई विद द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस एंड डायरेक्शन। तो जो लोग फोकस्ड हैं, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को समझते हैं, उनके लिए एक फोकल पॉइंट का काम करता है। उनको एक फोकस दिखता है कि हमें ये मिशन अचीव करना है अपनी कंपनी के लिए। देन टू फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स इनटू अ वर्क स्ट्रक्चर। तो सर आपका जब मिशन स्टेटमेंट बनता है ना कि भाई हमें 300% की ग्रोथ लेनी है, तो आपके छोटे छोटे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं कि हमें 3 महीने में इतने कस्टमर्स और एक्वायर करने हैं, 6 महीने में इतने कस्टमर्स और एक्वायर करने हैं। तो ये कि आपको मिशन स्टेटमेंट एक वर्क स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है कि जो आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है आप उसको अचीव कर पाओ। एंड एट लास्ट टू स्पेसिफाई
ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस एंड द ट्रांसलेशन ऑफ दीज पर्पसेस इनटू गोल्स। तो ये स्पेसिफाई करता है ऑर्गेनाइजेशन के पर्पसेस और उन पर्पसेस को ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है अपने गोल्स के लिए in such a way that cost, time and performance parameters can be assessed and controlled। ये बताता है कि भाई जो आपका पर्पस है, जो आपके गोल्स है, उसका क्या पर्पस है और उसको एक पैरामीटर्स में ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है ताकि जो भी हमारी कॉस्ट लगी है, टाइम लगा है, परफॉर्मेंस लगा है, उसके हिसाब से हम उसको असेस कर सकें कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी गोल अचीव कर रहे हैं वो ढंग से हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलिए अब सर ये एक पिक्चर है जिसकी मदद से मैं आपको ये मेन पॉइंट्स जो है वो याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको इस पिक्चर के अंदर एस्ट्रोनॉट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट से आपको याद आ जाएगा कि मैं मिशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मिशन ज्यादातर स्पेस एजेंसीज के अंदर टर्म यूज किया जाता है। मार्स मिशन हो गया आपका, ठीक है ना, इस टाइप के जो मिशन होते हैं वो ज्यादातर स्पेस की जो कंपनीज है जैसे कि इसरो है, नासा है, उसमें यूज किया जाता है। तो आपको मिशन से ये वाली जब पिक्चर आपके दिमाग में आएगी कि एस्ट्रोनॉट्स थे, तो आपके दिमाग में आएगा कि हम मिशन की बात कर रहे हैं। अब सर अगर कोई आपकी स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो अगर मार्स पे कुछ एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की ट्राई कर रही है, तो सबसे पहले क्या वो अपने एस्ट्रोनॉट्स के बीच में क्या वो ट्राई करेगी कि हो, तो सबसे पहले वो ट्राई करेगी कि उनका यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस हो। ठीक है ना, सबसे पहले वो इंश्योर करेगी कि उनका यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस हो, उनका एक ही गोल हो। अगर आपको ये झंडा दिख रहा है, रेड झंडा, वन गोल यानी कि यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस। ठीक है सर, इट विल इंश्योर दैट उनका यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस हो। देन सेकंड, मार्स पे भेजना कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, तो उसके हिसाब से नासा या इसरो अपनी एलोकेट भी करेगी रिसोर्सेस उस प्रोजेक्ट के ऊपर, उस मिशन के ऊपर। तो फर्स्ट तो सेकंड पॉइंट क्या होगा कि जो ये डेवलप करेगा एक बेसिस, एक स्टैंडर्ड मिशन मार्स कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को एलोकेट करो उस मिशन के ऊपर। ठीक है, देन थर्ड, अब इतना बड़ा मिशन होगा कि जब आप जो है मार्स पे जा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं जो है आपकी स्पेस एजेंसी को मोटिवेट करेगा कि आपकी जितनी भी रिसोर्सेज खाली बैठी हुई हैं, जितने भी एस्ट्रोनॉट्स, जितने भी इंजीनियर्स, जितने भी साइंटिस्ट के पास टाइम है, वो अपना सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ इस मिशन के ऊपर लगाए, तो वो आपको मोटिवेट करेगा कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करो। देन वो एक फोकल पॉइंट की तरह सर्व करेगा कि जो भी आपके एस्ट्रोनॉट्स चाह रहे हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस अच्छे से फुलफिल हो, तो उनको एक फोकस दिखेगा कि अगर हमने मार्स मिशन अच्छे से कवर कर लिया तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है, उसकी जो डायरेक्शन है, वो अच्छे से अचीव हो जाएगी। देन आपका क्या होगा सर, एक ये इस्टेब्लिश करेगा जनरल टोन एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, यानी कि आपकी जो स्पेस एजेंसी है उसके अंदर एक क्लाइमेट बन जाएगा, एक जनरल टोन बन जाएगी कि हम सबको मिलके ये मार्स मिशन को अचीव करना है। एंड एट लास्ट इट विल ट्रांसलेट द गोल्स इनटू अ वर्क स्ट्रक्चर, यानी कि जो आपका गोल है मार्स पे पहुंचने का, उसको ट्रांसलेट करेगा एक वर्क स्ट्रक्चर की फॉर्म में, ताकि आप अपना गोल जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। ठीक है सर, तो ये आपके 6-7 पॉइंट्स हैं, इनको आप 2-3 बार पढ़ोगे आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे। पहला मैंने आपको एस्ट्रोनॉट से बताया कि यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस, सेकंड मैंने बताया कि आपको ये बेसिस या स्टैंडर्ड देता है फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, थर्ड मैंने बताया इट serves as the motivation for the organization to utilize their resources, then fourth मैंने आपको बताया it serves as a focal point, last उसके बाद मैंने बताया it establishes the general tone or organizational climate, and at last it translates the goals into a work structure। चलिए सर, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है considerations to be kept in mind while writing a good mission statement। तो ये वाले टॉपिक के अंदर आपको पता लगेगा कि जब भी कोई भी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट बनता है, तो वो मिशन स्टेटमेंट बनाने से पहले कुछ चीज़ों का आपका दिमाग में होना ज़रूरी है कि मेरे को ये सारी चीज़ें अपनी मिशन स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड करनी है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या होनी चाहिए किसी भी मिशन स्टेटमेंट के लिए कि वो एक बिजनेस की, एक कंपनी की स्पेशल आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करे। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो उसकी जैसी दूसरी फर्म्स हैं, वो और उसका मिशन स्टेटमेंट दोनों का सेम हो जाए। ठीक है, देन सेकेंड इट शुड बी यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपका मिशन स्टेटमेंट किसी का भी कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका मिशन स्टेटमेंट यूनिक होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट कि एक मिशन स्टेटमेंट कुछ बातों को इंक्लूड करना चाहिए। कौन कौन सी बातें सर? पहली कि हम कौन सी नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं एज अ बिजनेस, देन सेकेंड हम कौन से कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं,
देन हमारे पास कौन सी टेक और कैपेबिलिटीज हैं जिनकी वजह से हम दूसरों से अलग हैं, एंड एट लास्ट हम कौन सी एक्टिविटीज एज अ बिजनेस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो 3 चीजों का आपको ध्यान रखना होता है जब भी एक आप मिशन स्टेटमेंट बनाओ। पहली क्या सर, टू इस्टेब्लिश द स्पेशल आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस। पहली चीज टू इस्टेब्लिश द स्पेशल आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस, one that typically distinct it from other similarly positioned companies. Then it should be unique to the organization, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के पास ये वाला जो मिशन स्टेटमेंट है वो यूनिक होना चाहिए, कॉपी पेस्टेड नहीं होना चाहिए। देन इट शुड इंक्लूड, मतलब एक मिशन स्टेटमेंट इंक्लूड करनी चाहिए 4 बातें। पहली, व्हाट नीड्स बिजनेस सेटिस्फाई, बिजनेस कौन सी नीड सेटिस्फाई करता है। देन व्हाट आर द कस्टमर ग्रुप्स इट विशेस टू टारगेट, ये कौन से कस्टमर ग्रुप को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। देन व्हाट आर द टेक एंड कॉम्पिटेंसीज इट यूजेस, ये कौन सी टेक और कॉम्पिटेंसीज यूज करता है। एंड व्हाट आर द एक्टिविटीज इट परफॉर्म्स, ये कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। ठीक है सर, चलिए अब मिशन शुड नॉट बी टू मेक प्रॉफिट। देखो यार, किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का मिशन ये नहीं हो सकता कि आप वो प्रॉफिट कमाए, कि भाई हम यही लिख दे अपने एम्प्लॉयज को, यही बोल दे कि हमारा मिशन है बहुत पैसा कमाना, तो भाई फिर आप कोई भी इलीगल एक्टिविटीज भी करोगे, क्योंकि एम्प्लॉयज बोलेंगे सर आपका तो मिशन था पैसा कमाना, देखो मैं ये इलीगल एक्टिविटी करके आपको पैसा कमा के दे दिया, तो फिर वो गलत भी नहीं हुआ। तो मिशन हमेशा ये होना चाहिए, हमेशा एथिकल होना चाहिए, और हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखे कि हमें एक अच्छा काम करना है सोसाइटी के लिए। Then surpluses may be required for survival and growth but cannot be a mission of a company। तो भाई surpluses यानी प्रॉफिट आपको जरूरी तो होता है कि भाई आप अपनी बिजनेस को चलाने के लिए प्रॉफिट का होना जरूरी है, लेकिन वो आपकी कंपनी का मिशन कभी नहीं बन सकता। देन सर, अब आपसे आईसीआई किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, तो देखो यार, एक क्वेश्चन तो आपका सिंपल बनता है कि आप एक स्ट्रैटेजिक इंटेंट के एलिमेंट्स बता दो, जिसके अंदर आपको 4 एलिमेंट्स बताने होते हैं, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आप बताओ कि एक कंपनी की विजन स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें बनाने के लिए जरूरी होती है, एसेंशियल्स ऑफ अ विजन स्टेटमेंट। तो जो हमने वो 4 पॉइंट पढ़े थे वो हमें लिखने होते हैं। देन अभी जो हमने पढ़ा कि कंसिडरेशंस टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ गुड मिशन स्टेटमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आपसे एक कंपनी के बारे में बोलेगा कि आप कंपनी के सीईओ हैं, कंपनी के मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, आपको एक कंपनी की विजन और मिशन स्टेटमेंट बनानी है। तो अब जब आपको विजन और मिशन स्टेटमेंट बनानी होगी तो अगेन आपको क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा कि सर उसकी विजन या मिशन स्टेटमेंट क्या हो सकती है। ठीक है, तो यार देखो, आज तक आईसीआई ने ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं जिसमें आपको एक कंपनी का बैकग्राउंड दिया है कि एक हर्बल कंपनी है या ये कंपनी कॉस्मेटिक्स कंपनी है, और आपको इसका विजन और मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करना है। तो मैंने उन 4-5 क्वेश्चंस के अंदर जितने भी कॉमन पॉइंट्स थे वो मैंने यहीं पे लिख दिए हैं, ताकि अगर एग्जाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 2-2 पॉइंट्स यहीं से उठा के लिख दो और आपको पूरे नंबर मिल जाए। ठीक है, एक आधा पॉइंट जो भी क्वेश्चन के अंदर चेंज हो उससे रिलेटेड खुद से बना दो, और 2-2 पॉइंट जनरल आप यहीं से लिख दो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे अगर किसी भी कंपनी का आपको विजन स्टेटमेंट बनाने के लिए आता है, तो पहला पॉइंट लिखोगे इट वांट्स टू बिकम अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लीडर, अगर वो कंपनी वर्ल्ड वाइड काम करती है। और अगर वो कंपनी सिर्फ इंडिया में काम करती है तो आप लिखोगे इट वांट्स टू बिकम अ इंडियाज लार्जेस्ट सेक्टर कंपनी। तो पहला तो विजन आपका ये हो गया। देन इट बिलीव्स इन एनरिचिंग द लाइव्स ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल प्रोडक्ट्स। It gives an extraordinary feeling and bring happiness to people। तो बहुत जनरल से पॉइंट है विजन के अंदर जो हर कंपनी के अंदर आपको चल जाएंगे। देन मिशन स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। अगर आप किसी कंपनी का आपके पास आता है कि मिशन स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, तो आप लिखोगे इट वांट्स टू इम्प्रूव द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एनहेंस लाइव्स ऑफ पीपल बाय प्रोड्यूसिंग सेफ, इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये अपने विजन को कैसे अचीव करेंगे, बाय प्रोड्यूसिंग सेफ, इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। इट बिलीव्स इन इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड एथिकल प्रैक्टिसेस दैट एम टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। ये आपका सिंपल मिशन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का आपसे एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपके स्टडी मटेरियल के अंदर भी जिसका आंसर नहीं है, वो है डिफरेंस बिटवीन द विजन एंड अ मिशन। ठीक है, तो अपने को ये वाले जो 3 पॉइंट्स है इनको याद करना है और यही अपने को एग्जाम के अंदर लिखने हैं। ठीक है, तो पहला तो डिफरेंस क्या होगा कि जो आपका विजन होता है वो आपको
फ्यूचर डायरेक्शन देता है, और जो आपका मिशन स्टेटमेंट होता है वो आपको बताता है कि अभी हमारी ऑनगोइंग एक्टिविटीज क्या चल रही है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है ना। मैंने आपको समझाया भी था, विजन क्या बताता है, वेयर कंपनी वांट्स टू लैंड, एंड मिशन क्या बताता है, वेयर आर वी, व्हाट बिजनेस आर वी डूइंग, ठीक है। तो आपको विजन स्टेटमेंट स्टेट करता है आपकी फ्यूचर डायरेक्शन, और आपको मिशन स्टेटमेंट बताता है आपकी कंपनी के अंदर ऑनगोइंग एक्टिविटीज कौन सी चल रही है। तो पहला डिफरेंस तो आपका ये हो गया। सेकेंड difference, it galvanize people to achieve defined objectives even if they are stretched, provided vision is specific, measurable, achievable and time bound। तो भाई आपको जो विजन होता है ना, वो एक मोटिवेट करता है आपके एम्प्लॉइज को कि वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को अचीव कर पाए, चाहे भले ही वो विजन थोड़ा स्ट्रेच्ड हो, यानी कि 2 महीने का काम आपसे करने के लिए कह रहा हो कि 1 महीने में कर ले, लेकिन अगर विजन अच्छे से बना हुआ होगा, आपको स्पेसिफिकली बताएगा कि कब कब क्या क्या आपको अचीव करना है, तो ये आपको एक आपके एम्प्लॉइज को मोटिवेशन का काम करेगा। और मिशन जो है आपको एक पाथ देता है टू रियलाइज द विजन, ठीक है। विजन तो आपको फड़िया मार देता है कि भाई हमें ये अचीव करना है, किसी भी हालत के अंदर मोटिवेशन ले आता है आपके अंदर कि ये तो हम अचीव करके रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन मिशन आपको बताता है कि भाई देखो इस तरीके से ये आपका विजन अचीव होगा, आपको ये स्टेप्स करने पड़ेंगे ताकि आपका विजन अचीव हो सके। तो इट गिव्स यू द path to realize the vision, have direct bearing on bottom line and success of the organization। bottom line का क्या मतलब होता है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर और सक्सेस के ऊपर, ठीक है। चलिए देन लास्ट पॉइंट आ जाता है, विजन डिफाइंस पर्पस और ब्रॉडर गोल फॉर बिजनेस एंड कैन रिमेन सेम फॉर द डिकेड्स। तो जो आपका विजन है वो काफी सालों तक सेम रह सकता है। जैसे आपकी HDFC बैंक का विजन था कि उसको वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक बनना है, तो ये आपका 10 साल 20 साल तक भी विजन सेम रह सकता है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक अगर वो बन भी गया तो वो उसको मेंटेन करेगा, इससे ऊपर कहाँ जाएगा वो, ठीक है ना। लेकिन जो मिशन होता है वो थोड़ा मोर स्पेसिफिक होता है कि आज उनका टारगेट है कि वो रिटेल कस्टमर्स पे टारगेट करेंगे, उनका मन है कि आज वो कस्टमर्स को बहुत सेटिस्फाई करना चाहते हैं, कल को हो सकता है वो किसी और इंडस्ट्री के अंदर घुस जाए तो उससे रिलेटेड वो अपना मिशन चेंज कर दें कि हमें इंडिया का जो है पूरा फाइनेंस सेक्टर को संभालना है। तो इस तरीके से मिशन जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन विजन आपका काफी सालों तक सेम रह सकता है। तो मिशन होता है आपका मोर स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ बोथ फ्यूचर स्टेट एंड टाइम फ्रेम, ठीक है सर। तो ये आपको 3 डिफरेंस पॉइंट्स अगर आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं तो आपको लिखने हैं। चलिए अब एक बार अपन विजन, मिशन, स्ट्रैटेजिक इंटेंट, लिमिटेशंस, इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन देख लेते हैं कि अभी तक ICAI ने आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। तो सर हमने जो है कल की क्लास में इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिटेशन तक के, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। अब अपन शुरू करते हैं सबसे पहले लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के क्वेश्चंस। चलिए सर, तो टॉपिक वाइज पूरे क्वेश्चन बैंक को बाइफरकेट करने का रीजन ही यही होता है कि हम क्लास के अंदर ही टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देख पाएं, ताकि जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो आपको समझ में आए कि ICAI उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछता है, और जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे हम वो क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है सर, रमेश शर्मा हैज 15 स्टोर्स सेलिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इन दिल्ली रीजन। ठीक है भाई, रमेश शर्मा बहुत बड़ा आदमी है, 15 स्टोर्स है उसके पास, 4 जो है उसमें से स्टोर्स वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 3 साल में ही ओपन किए गए हैं। ही बिलीव्स इन मैनेजिंग स्ट्रेटेजिकली, स्ट्रेटेजिकल बंदा है, बिलीव करता है कि हमें अपना बिजनेस स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना चाहिए। एंड इंजॉयड सिग्निफिकेंट सेल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन्स एंड एयर कंडीशनर्स एंड लाइक टिल 4 years बैक। तो 4 साल पहले तक उसकी सेल्स मस्त चल रही थी, एयर कंडीशनर्स की, टेलीविजन की, ठीक है, इन सब की सेल उसकी बढ़िया चल रही थी। बट विथ शिफ्ट टू द परचेज टू ऑनलाइन स्टोर्स, अब जैसे ही ऑनलाइन स्टोर्स आ गए हैं उसकी जो सेल्स है वो कम आ गई है, उसकी सेल्स नीचे गिर गई है अबाउट 70% इन लास्ट 4 years। तो भाई उसको 30% सेल्स का उसको घाटा हुआ है। एनालाइज द पोजीशन ऑफ रमेश शर्मा, रमेश शर्मा की हमें पोजीशन को एनालाइज करना है और हमें उसकी लाइट में बताना है कि लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है। तो देखो भाई, वो तो कह रहे हैं कि मैं अपने बिजनेस को स्ट्रेटेजिकली मैनेज करता हूं, तब भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मेरी सेल गिर गई। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण हो सकता है लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स होती है, टर्बुलेंट होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, जो आप सोचो ज़रूरी नहीं है कि
वही हो। तो पहली चीज तो हम लिखेंगे रामेश शर्मा इज फेसिंग डिक्लाइनिंग सेल्स ऑन अकाउंट ऑफ लार्ज स्केल शिफ्ट ऑफ कंज्यूमर्स टू द ऑनलाइन स्टोर्स वाइल ही इज यूजिंग द टूल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। वो यूज कर रहा है टूल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, बट दे कैन नॉट काउंटर ऑल हिंड्रेंसेज एंड अचीव ऑल सक्सेस। तो सिर्फ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज करने से हमें गारंटीड सक्सेस नहीं मिल सकती। देयर आर लिमिटेशंस अटैच्ड टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो भाई कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। अब यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना, जो हमने स्टडी मैट में पढ़ा है वो एज इट इज आपको लिख देना है। तो पहला आपको क्या लिखना है, एनवायरमेंट अंडर विच स्ट्रेटेजीज आर फॉर्म्ड इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। याद है आपको वो मगरमच्छ, वो आपका डायनासोर आ गया था खिड़की से और आपने बोला था भाई ये तो बहुत ही आज एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट है। एंट्री ऑफ ऑनलाइन स्टोर्स, जैसे ही ऑनलाइन स्टोर्स आए अ न्यू काइंड ऑफ कॉम्पिटिटर ब्रॉट अ डिफरेंट डायमेंशन टू सेलिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो भाई जैसे ही आपके ऑनलाइन स्टोर्स आए तो एक नया कंपटीशन आ गया जो कि ऑनलाइन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स चीजें बेच रहे हैं। ऑनलाइन स्टोर्स विद साइज पावर कुड कंट्रोल द मार्केट एंड ओवर स्टिफ कंपटीशन टू द ट्रेडिशनल स्टोर्स। तो आपने फर्स्ट पॉइंट, जो मेन पॉइंट है कि एनवायरनमेंट हाईली कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट होती है, जो हमने याद भी किया है, वो आपने लिखा और उसके बाद उसी पॉइंट को आपने अपने क्वेश्चन के साथ लिंक कर दिया। ठीक है। देन another limitation of strategic management is that it is difficult to predict how things will shape up in the future. ठीक है ना। Ramesh Sharma, although managing the strategically, failed to see how online stores will impact the sales. ये एक general point इसने अपने आप से लिखा है। Then, although strategic management is a time-consuming process, it should continue to manage strategically. तो चाहे ये time-consuming process हो, लेकिन अभी भी रामेश शर्मा को अपना जो बिजनेस है वो स्ट्रैटेजिकली ही मैनेज करना चाहिए। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। रामेश शर्मा को हो सकता है एक्सपर्ट्स की मदद लेनी पड़े, आप और मेरे जैसे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़े और हम मांगेंगे बहुत सारा पैसा। ठीक है ना। द स्टोर्स ओन्ड बाय रामेश शर्मा आर मच स्मॉलर देन द ऑनलाइन स्टोर। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू विजुअलाइज हाउ ऑनलाइन स्टोर्स विल मूव स्ट्रेटेजिकली। तो हमें बता देना डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कॉम्पिटेटिव रिस्पॉन्सेस। ठीक है ना, वो वाला जो पॉइंट था उसी को इन्होंने मोल्ड करके ऑनलाइन स्टोर से मिला के लिख दिया है। तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, पर कैसे लिमिटेशंस आपकी वही हैं लेकिन आपने ऑनलाइन स्टोर से इनको मैच कर दिया। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने से आपको समझ में आता है कि आपको अपने एग्जाम के अंदर अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे उनका आंसर करना है। कीवर्ड्स जो है आपके वो तो इसके अंदर होने ही चाहिए कि कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, हाईली टर्बुलेंट है। ठीक है। कॉम्पिटेटिव रिस्पॉन्स नहीं पता हमें क्या होगा, ये आपके कीवर्ड्स हैं जो आपको आंसर में लिखने ही है, उसके आसपास की सारी स्टोरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर। विक्रम पटेल ओन्स अ चेन ऑफ 10 बुक स्टोर्स अक्रॉस द मुंबई रीजन। 3 of these were launched in past 2 years। तो यार कहीं ना कहीं आपको सिमिलर क्वेश्चन नहीं लग रहा है ये। उसके 15 स्टोर थे जो वो इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स बेचता था, इसके 10 स्टोर थे जो कि ये बुक्स बेचता है। ठीक है ना। अब अगेन इसकी भी 60% सेल रह गई है ओवर द लास्ट 5 years क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन आ गया ऑनलाइन का। तो अब आपको बताना है कि क्या क्या लिमिटेशंस है और वो क्यों अपने बिजनेस को ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहा। तो इसका आंसर यार बिल्कुल सेम होगा। जो एनवायरनमेंट है वो हाईली कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आने की वजह से जो है ना प्राइसिंग पावर हो गई है, कंपटीशन बढ़ गया है, डिफिकल्टी इन फॉरकास्टिंग द फ्यूचर डेवलपमेंट हो गई है। एक ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये कॉस्टली प्रोसेस है, ये एक चैलेंज है उसको कि वो प्रेडिक्ट करे कि कैसे अपने जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं जो उसके कॉम्पिटिटर है फ्यूचर में बिहेव करेंगे। ठीक है। तो ये सिंपल सा लिमिटेशन का ही क्वेश्चन है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। देन क्वेश्चन 16 जो है आपका बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आप अपनी लिमिटेशंस बता दो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, डिफाइन कर दो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ऑल्सो डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है ना। तो सर मैंने जब आपसे बोला कि डिफाइन अगर करने के लिए आता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो आपको अपनी वही डेफिनेशन लिखनी है। डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, crafting a strategy, evaluation and implementation of strategy and initiating the corrective adjustments। तो टर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? मैनेजरियल प्रोसेस, डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, crafting a strategy, implementing and evaluating the strategy and initiating the corrective adjustments that were deemed appropriate। अब उसके बाद आपको जो लिमिटेशंस लिखनी है वो एग्जैक्टली सेम लिखनी है जो अभी हमने ढंग से पढ़ी है। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपन स्ट्रैटेजिक इंटेंट के क्वेश्चन पे, यानी कि विजन और मिशन के क्वेश्चन पे। इसी पार्ट के अंदर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स और वैल्यूज के भी क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ विजन और मिशन पढ़ेंगे, विजन और मिशन के क्वेश्चंस करेंगे
और नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज बताऊंगा तो उसके क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में यानी कि थर्ड लेक्चर में टेकअप करेंगे। तो सर चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABC Pharmaceuticals, a leading pharmaceutical company, is in the process of formulating its strategic intent. तो एक ABC फार्मास्यूटिकल कंपनी है, लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो प्रोसेस में है कि वो अपना स्ट्रैटेजिक इंटेंट बनाए। ठीक है सर। द टॉप मैनेजमेंट ऑफ ABC फार्मास्यूटिकल्स वांट टू डिफाइन द कंपनीज फ्यूचर डायरेक्शन, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। वो जो मैनेजमेंट है वो कंपनी का डिफाइन करना चाहते हैं फ्यूचर डायरेक्शन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। Their aim is to create a vision that sets the organization apart and provides a roadmap to the future growth. तो भाई वो चाहते हैं कि हम ऐसी विजन बनाएं जो एक कंपनी को फ्यूचर पाथ दे सके। ABC Pharmaceuticals aspires to enrich the lives of people by producing high quality pharmaceutical products. कहीं ना कहीं ये एस्पिरेशन से आपको याद आ रहा है, कंपनी विजन बनाने की कोशिश कर रही है। एस्पिरेशन, ऑर्गेनाइजेशन की एस्पिरेशंस को क्या डिफाइन करता है? उसका विजन। तो यहाँ पे भी कंपनी ने जब एस्पायर वर्ड यूज किया यानी कि वो आपको विजन बनाने के लिए बोल रहा है। देन ये हो गया आपका एट कॉम्पिटेटिव प्राइसेस एंड वांट्स टू बिकम द वर्ल्ड्स लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो कंपनी जो है वर्ल्ड की लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी बनना चाहती है, सिर्फ इंडिया की नहीं वर्ल्ड की, बाय 2030 यानी कि आज से 5 से 7 साल बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे 2023-24 में भी पूछा गया तो आप 6-7 साल मान सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट ड्राफ्ट अ विजन मिशन स्टेटमेंट दैट कुड फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट ऑफ ABC फार्मास्यूटिकल्स। आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं कि आप टॉप मैनेजमेंट है और आपको इस कंपनी का विजन और मिशन स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है सर। तो देखो यार, आपको कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से हिंट लग जाएगा कि हम इसका क्या विजन और क्या मिशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। इसने बोला कि हम ग्लोबली सबसे नंबर 1 कंपनी बनना चाहते हैं तो वो इसका हम विजन स्टेटमेंट बोल देंगे। और इसने बोला कि हम एनरिच करना चाहते हैं लाइव्स ऑफ पीपल, ठीक है ना, और हम कॉम्पिटेटिव प्राइसेस पे माल बेचना चाहते हैं, तो ये हमारा मिशन स्टेटमेंट का भी पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं कि विजन और मिशन स्टेटमेंट क्या है। तो विजन क्या है सर? Vision implies the blueprint of the company's future position. It describes where the organization wants to land. Then, ABC Pharmaceuticals may have vision to be the globally recognized leader in the pharmaceutical innovation and enriching the lives of people worldwide by providing high quality, affordable and accessible pharmaceutical products. ये उसका विजन है जो हमने क्वेश्चन से ही देख के लिखा है। देन मिशन क्या है सर? मिशन कंपनी का डेलिनेट्स द फर्म्स बिजनेस, इट्स गोल्स एंड वेज टू रीच द गोल्स। ये हमें बताता है, एक अच्छे से हमें डिस्क्राइब करता है कि कंपनी का मिशन, गोल्स क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका वे क्या उस गोल तक पहुंचने का। इट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस, वो बताता है कि कंपनी एग्जिस्ट क्यों करती है। It is designed to help potential shareholders and investors to understand the purpose of the company. वो बनाया इसीलिए जाता है कि भाई जो उसके पोटेंशियल शेयर होल्डर्स हैं और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो जान पाए कंपनी का पर्पस क्या है। तो सर ABC फार्मास्यूटिकल्स में आइडेंटिफाई मिशन इन द फॉलोइंग लाइंस। क्या क्या सर? टू इम्प्रूव द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स। ऊपर लिखा था ना कि वो क्या करना चाहती है? इंडिविजुअल्स का वेलबींग इंप्रूव करना चाहती है। Committed to produce safe, effective and sustainable medicines. Through innovation, collaboration and ethical practices, we aim to make a positive impact in the healthcare and become a trusted partner of healthcare providers and patients alike. तो यार देखो, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पे जो है आपको अपनी इमेजिनेशन यूज करनी है कि क्या मिशन हो सकता है। इसमें कोई भी सही या गलत नहीं है आंसर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने इसके अलावा कुछ और लिख दिया तो ऐसे ही आपके नंबर काट देगी। भाई ये हम अपनी सोच से लिख रहे हैं। हर मैनेजमेंट अपनी कंपनी का मिशन अपने खुद डिफाइन कर सकती है। बस जो आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है विजन और मिशन की, वो सेम लिखनी है जो आपके स्टडी मैट में जो हमने याद करी है। उसके बाद का जो अंदर का कंटेंट है वो आप जनरल कुछ भी लिख सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि विजन के अंदर थोड़ी बड़ा प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, हमें ग्लोबली नंबर 1 कंपनी बनना है इस टाइप से। और मिशन के अंदर आपका काम दिखना चाहिए कि आप सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हो, आप इफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हो, आप एथिकल प्रैक्टिसेस करना चाहते हो, ये सब होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मिस्टर राज हैज बीन हायर्ड एज अ CEO ऑफ XYZ लिमिटेड, एन FMCG कंपनी that has diversified into an affordable cosmetics.
तो मिस्टर राज यानी कि आप एक सीईओ की तरह हायर हुए हो XYZ लिमिटेड में, जो कि एक FMCG कंपनी है और उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं एक कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के अंदर। देन द कंपनी इंटेंड्स टू लॉन्च फील गुड ब्रांड ऑफ कॉस्मेटिक्स, तो कंपनी चाहती है उसको एक फील गुड ब्रांड करके लॉन्च करे। XYZ wishes to enrich the lives of people with its products that are good for skin and are produced in ecologically beneficial manner using herbal ingredients। तो भाई वो चाहती है कि हम लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करें बाय प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स जो कि स्किन के लिए तो अच्छे हो ही हो, साथ ही साथ एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे हो, एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिशियल हो, वो हर्बल इंग्रेडिएंट्स यूज करके ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहती है। ड्राफ्ट विजन एंड मिशन स्टेटमेंट दैट मे बी फॉर्मुलेटेड बाय राज, तो आपको विजन और मिशन स्टेटमेंट बतानी है। अब सर इसी की तरह एक दूसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछा है जहां पे राज की जगह अरुण को ले लिया गया है और वो एक हेल्थ प्लस ब्रांड है सप्लीमेंट्स की, ठीक है। वो भी चाहती है कि हम लोगों का भला करे, वेलबींग ऑफ पीपल, और वो भी चाहती है कि वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर के अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करके, जैसे ऊपर हर्बल इंग्रेडिएंट्स था इन्होंने लिख दिया नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करके वो प्रोडक्ट्स बनाई। तो उसकी आपको विजन और मिशन स्टेटमेंट बतानी है। तो क्या होगी सर, विजन आपने सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन बता दी जो हमने ऊपर पढ़ी थी। देन आपने बताया शुड एम द पोजीशन इंडियाज ब्यूटी केयर कंपनी, ऊपर लिखा है ना कि यहाँ पे ग्लोबली तो लिखा नहीं हुआ, तो यहाँ पे इन्होंने ले लिया कि इंडियाज ब्यूटी केयर कंपनी बनना चाहती है। इट मे हैव विजन टू बी इंडियाज लार्जेस्ट ब्यूटी केयर कंपनी दैट इम्प्रूव्स लुक्स, गिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू द पीपल। मिशन स्टेटमेंट में क्या आया, इट डेलिनेट्स द फर्म्स बिजनेस, वही डेफिनेशन जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी। मिस्टर राज क्या लिखेंगे मिशन स्टेटमेंट, टू बी इन द बिजनेस ऑफ कॉस्मेटिक्स टू एनहेंस द लाइव्स ऑफ पीपल, गिव देम कॉन्फिडेंस, टू प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम हार्मफुल एलिमेंट्स। उधर लिखा था ना कि भाई हर्बल इंग्रेडिएंट्स का वो यूज करना चाहती है, तो उन्होंने अपने मिशन में ही डाल दिया कि हमारा काम ही यही है कि हम हार्मफुल एलिमेंट से लोगों को बचाएं, टू प्रोड्यूस हर्बल कॉस्मेटिक्स। ठीक है सर, ये सिंपल सा उसका मिशन हो गया और विजन हो गया कि वो इंडिया की सबसे नंबर 1 कॉस्मेटिक ब्रांड बनना चाहती है। चलिए सर, अब अपना यहाँ से शुरू हो जाते हैं आई थिंक आपके वैल्यूज के क्वेश्चन। ठीक है, एक दो हो सकते हैं नीचे आपके मिशन और विजन के क्वेश्चन और हो, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे जब हम ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चंस रह गए आपके स्ट्रैटेजिक इंटेंट के अंदर, और मेरे ख्याल से 5 से 7 क्वेश्चंस आपके लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के रह गए। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका नेक्स्ट क्लास के अंदर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय।